ये वीडियो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए है और सीनियर क्लास के विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए ये वीडियो है। देखिए, अब लेसन टीचिंग का कार्य तो कक्षाओं में शुरू हो गया लगभग। हम क्वेश्चन आंसर पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस, और हमारा लेसन है हाउ योगा हील्स। देखिए, ये लेसन बहुत ही अच्छा लेसन है। इसके दो पार्ट हैं। हाउ योगा हील्स जो पहला पार्ट है, अर्थात योगा कैसे स्वस्थ करता है। हील्स माने स्वस्थ बनाना या स्वस्थ करना। योगा कैसे स्वस्थ रखता है। अब योगा के विषय में तो आज के इस युग में जितना हम कहें उतना कम है, क्योंकि बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जो इस लेसन में बताई गई बीमारियां हैं वो प्राय हर घर में एक दो सदस्यों को, एक दो लोगों को मिलती हैं। तो योगा से बहुत लाभ मिलता है। सबसे बड़ा इस पाठ का सार यही है कि योगा यदि आदमी करता रहता है तो बहुत सी बीमारियों से बचा रहता है, होती ही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इसी तरह का सा निकल के आता है कि व्हाट डिजीजेज किन बीमारियों के लिए, लिखते जाइए आप। फॉर व्हाट डिजीजेज किन बीमारियों के लिए कैन योगा बी, कैन बी हो सकता है, कैन बी। इन दोनों को देखिए एक साथ, कैन बी योगा थेरेपी। कौन सी बीमारियां हैं जिनके लिए योगा एक चिकित्सा पद्धति हो सकता है। थेरेपी मानी चिकित्सा पद्धति। कौन सी बीमारियां हैं जिनके लिए योगा एक चिकित्सा पद्धति की तरह काम में आ सकता है, यानी एक चिकित्सा पद्धति बन सकता है योगा उन बीमारियों के लिए। तो योगा से, अर्थात योगा से कौन सी बीमारियों को हम नियंत्रित कर सकते हैं, कौन सी बीमारियों से हम बच सकते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो लेसन में काफी सारी बीमारियों के बारे में लिखा है। पहले ही लगभग लेसन के पहले ही पार्ट में, पहले एक दो पैरे में बीमारियों संबंधी बातें आई हैं। देखिए, योगा कैन बी थेरेपी, योगा कैन बी ए थेरेपी, योगा एक चिकित्सा पद्धति हो सकता है। कैन बी ए थेरेपी, योगा कैन बी ए थेरेपी, योगा एक चिकित्सा पद्धति हो सकता है फॉर कैंसर, कैंसर की बीमारी में, इनफर्टिलिटी, बांझपन की बीमारी में, लंग डिजीजेज, फेफड़ों संबंधी बीमारी में जहां संकुचन विलयन होता है फेफड़े में, श्वसन क्रिया यदि आदमी की बहुत अच्छी रहनी चाहिए तो हमारे फेफड़े स्वस्थ हों, ये बहुत जरूरी है। तो योगा से, अब योगा में जो श्वसन संबंधी प्राणायाम होता है उसका बहुत लाभ मिलता है फेफड़े को। तो लंग डिजीज को भी फेफड़े संबंधी बीमारी को भी योगा द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये स्नायु संबंधी बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस मांसपेशी स्नायु संबंधी बीमारी, टेंशन, ये तनाव, हाँ, पार्किंसंस डिजीज, इसके अलावा पार्किंसन संबंधी बीमारी को भी योगा द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। इंसोमेनिया होता है नींद संबंधी बीमारी, अनिद्रा, नींद नहीं आना, यानी अनिद्रा की जो बीमारी है उसको भी योगा द्वारा स्वस्थ किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की बीमारी को भी हम योगा द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। टेंशन, तनाव की बीमारी, ऑस्टियोफोरोसिस, हड्डियों संबंधी बीमारी जिसमें हड्डियां चटकने लगती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है शरीर में, तो हड्डियों की बीमारी को भी योगा द्वारा स्वस्थ किया जा सकता है। एंड जॉइंट पेन और जोड़ों का दर्द, इन सब बीमारियों में योगा एक चिकित्सा पद्धति की तरह काम में आ सकता है। दोबारा देखिएगा एक बार, योगा कैन बी ए थेरेपी, योगा एक चिकित्सा पद्धति बन सकता है फॉर कैंसर के लिए, इनफर्टिलिटी, बांझपन में, लंग डिजीज, फेफड़ों संबंधी बीमारी में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्नायु तंत्र संबंधी बीमारी में, पार्किंसंस की बीमारी में, इंसोमेनिया, अनिद्रा की स्थिति में, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप में, टेंशन, तनाव में,
ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों संबंधी बीमारी में, एंड जॉइंट पेन और जोड़ों की बीमारी में। इन सब में योगा एक चिकित्सा पद्धति की तरह काम में लिया जा सकता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिएगा, विच डिजीजेज कौन सी बीमारियां, विच डिजीजेज कौन सी बीमारियां आर कॉज्ड के कारण से होती, आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस, तनाव के कारण से होती है। आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस, तनाव के कारण से होती है। कौन सी बीमारियां तनाव के कारण से होती हैं? तनाव, चिंता। तो तनाव एक बहुत बुरी स्थिति है जो निरंतर चलता है। यदि ये स्थिति निरंतर चलती है तो बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये खुद भी बीमारी और ये बहुत सी बीमारियों का सिम्टम्स भी है, कारण भी है, लक्षण भी है। तो देखिए, तनाव से क्या क्या बीमारी हो सकती है, इसका अनुमान लगाया गया है नीचे। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स, मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स, चिकित्सकीय अनुसंधान में अनुमान लगाया जाता है। एस्टिमेट्स माने अनुमान लगाया जाता है। इसको लिखिए ठीक से, मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स, चिकित्सकीय अनुसंधान में अनुमान लगाया जाता है दैट की अबाउट 90% ऑफ डिजीजेज, कि लगभग, अबाउट माने लगभग, 90% ऑफ डिजीजेज, 90% बीमारियां और स्ट्रेस रिलेटेड, तनाव से संबंधित होती है, और स्ट्रेस रिलेटेड, तनाव से संबंधित होती है। चिकित्सकीय अनुसंधान में इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 90% बीमारियां और स्ट्रेस रिलेटेड, तनाव से संबंधित होती हैं। आफ्टर ए फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ, ए फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ और हैं। ए फ्यू ऑफ देम आर caused by overactive stress. A few of them are caused by overactive stress. A few of them are caused by के कारण से होती, are caused by को लिखिए, के कारण, ये पैसे हो इसमें, are caused by के कारण से होती है। किसके कारण से? overactive stress, तनाव की अधिकता के कारण से। overactive stress, तनाव की अधिकता। कुछ एक बीमारी तो उनमें से कौन सी है जो तनाव की अधिकता के कारण से होती है? तनाव जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये बीमारियां होती हैं। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं। उन सम ऑफ देम और उनमें से कुछ हैं, आर तक, उनमें से कुछ हैं। डिप्रेशन, अवसाद, ये भी एक तनाव का ही रूप है। अवसाद, एक भाव शून्य किसी स्थिति बन जाती है रोगी की, जो एक ही पोजीशन में, एक ही पोस्चर में बैठा रहता है, शून्य में ताकता रहता है, ऐसी स्थिति डिप्रेशन, अवसाद की स्थिति होती है। एंजाइटी, चिंता, लगभग दोनों समान, ये चिंता का एक बड़ा रूप है अवसाद। चिंता से शुरू होती है बीमारियां। एंड सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज, और कुछ प्रकार की मधुमेह, कुछ प्रकार की मधुमेह भी इसमें शामिल है। यानी कि शुगर संबंधी कुछ प्रकार के, जो शुगर के जो कुछ प्रकार हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जो स्ट्रेस से रिलेटेड है, यानी स्ट्रेस से होती है ये बीमारियां। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी इन द फाइट और फ्लाइट सिस्टम। व्हाट इज द रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया होती है, व्हाट इज द रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया होती है, ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की, व्हाट इज द रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया होती है, ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की, इन फाइट और फ्लाइट सिस्टम, लड़ो या भागो की स्थिति में। यानी ये कहा गया है कि जब कोई खतरे का एहसास होता है तो हमारा शरीर, जब भी कोई थ्रेट होता है इस तरह का, तो हमारा शरीर स्वतः ही एक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और हमारा माइंड ये आदेश देता है हमारी बॉडी को कि या तो इस खतरे से लड़ो और या इस भाग जाओ, अपने आप को बचाव करो।
तो इसमें क्या क्या, जब ये सिस्टम जब ये सिस्टम शरीर में एक्टिवेट होता है तो उस समय क्या क्या रिएक्शन होते हैं शरीर में, क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं शरीर में, ये सब बातें आपको बतानी है। जब कोई खतरे का एहसास हो और उस समय जब ये स्थिति बनती है शरीर में कि फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो, उस स्थिति में हमारे शरीर में और भी कई चेंजेस होते हैं। तो उन चेंजेस के बारे में पूछा गया है, काफी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन प्रतिक्रियाओं के बारे में पूछा गया है। क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं? फाइट और फ्लाइट सिस्टम, ये जो फाइट और फ्लाइट सिस्टम है, लड़ो या भागो वाली जो व्यवस्था है, इज द एक्टिविटी, ये गतिविधि होती है, इज द एक्टिविटी, ये गतिविधि है ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको ऐसे ही बोलिए, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ही एक्टिविटी है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और बाद में एक दूसरा जो है वो शरीर में एक दूसरी एक्टिविटी शुरू होती है जिसका नाम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब शुरू होता है? जब अचानक कोई खतरे वाली स्थिति उत्पन्न होती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शरीर में शुरू हो जाता है, अर्थात शरीर को अपने आप यह आदेश मिलता है दिमाग से कि लड़ो या तो इस परिस्थिति से या भागो। तो इसी का दूसरा नाम फाइट और फ्लाइट सिस्टम भी है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही दूसरा नाम फाइट और फ्लाइट सिस्टम है। तो फाइट और फ्लाइट सिस्टम एक एक्टिविटी है, किसकी एक्टिविटी है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक दूसरा नाम है, ये मान कर चलिए आप। मैनी चेंजेस, बहुत से परिवर्तन, मैनी चेंजेस मानी बहुत से परिवर्तन, टेक प्लेस मानी होते हैं, मैनी चेंजेस बहुत से परिवर्तन टेक प्लेस होते हैं इन द बॉडी, शरीर में, इन इट, इसमें, यानी जब ये सिस्टम शरीर में शुरू होता है तो शरीर में और भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। यानी कोई खतरा सामने आया, शरीर को कमांड मिली, माइंड से कमांड मिलती है, शरीर को आदेश मिलता है, यानी कि लड़ो और या भागो, या तो लड़कर इसको काबू में करो या भाग जाओ, अपना बचाव करो। जब ये इस तरह की कमांड मिलती है बॉडी को तो उस समय शरीर में और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। कौन से परिवर्तन आते हैं? हार्ट रेट, एक तो दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर एंड स्वीटिंग, पसीना जो आता है, इंक्रीज, ये सब बढ़ जाते हैं, पसीना आना ये सब बढ़ जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ जाता है, स्वीटिंग, पसीना बहुत ज्यादा, पसीना जो आने की प्रक्रिया है, ये सब इंक्रीज, ये सब बढ़ जाते हैं, इंक्रीज बढ़ जाते हैं इन दिस रेस्पॉन्स, इस रेस्पॉन्स में, इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रेस्पॉन्स में, या फाइट और फ्लाइट वाले इस सिस्टम में, इस रेस्पॉन्स में ये सारी चीजें बढ़ जाती है। हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्वीटिंग, पसीना आने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, और भी बहुत चीजें होती हैं, लेकिन हमारा ये शॉर्ट आंसर है, इसमें हम इतना लिख लें तो भी पर्याप्त है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आइए, राइट द मेन हैजर्ड्स, प्रमुख खतरा लिखिए, राइट माने लिखिए द मेन हैजर्ड्स, प्रमुख खतरे ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के, तनाव से होने वाले प्रमुख खतरों को लिखिए। राइट द मेन हैजर्ड्स, प्रमुख खतरों को लिखिए, ऑफ स्ट्रेस, तनाव से उत्पन्न होने वाले प्रमुख खतरों को लिखिए। इसी को दूसरी भाषा में पूछा जाएगा, और लगाए बीच में या अथवा। व्हाई इज स्ट्रेस हार्मफुल, स्ट्रेस हार्मफुल क्यों है? व्हाई इज मानी क्यों है, स्ट्रेस, तनाव, हार्मफुल, नुकसानदायक, टू आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए। ये जो तनाव है ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक क्यों है? तो भाई तनाव पहले ही कहा जा चुका है कि तनाव बहुत सी बीमारियों का कारण बनता है। स्ट्रेस इज हार्मफुल टू आवर बॉडी, तनाव हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। स्ट्रेस इज हार्मफुल, तनाव नुकसानदायक है, टू आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए, बिकॉज, क्योंकि, हार्ट रेट, दिल की धड़कन, हार्ट रेट, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप एंड स्वीटिंग, और पसीना आना, हाईली इंक्रीज, ये बहुत तेजी से बढ़ जाता है, हाईली इंक्रीज, तेजी से बढ़ जाता है इन स्ट्रेस, तनाव की स्थिति में।
देखिए तनाव की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं, ये नुकसानदायक क्यों है? क्योंकि एक तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप भी बढ़ जाता है, शरीर में खून की जो चक्कर लगाने की गति है वो बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एंड स्वीटिंग, पसीना आने की प्रक्रिया शरीर में वो तेज हो जाती है। ये सब बढ़ता ही नहीं बल्कि हाईली इंक्रीज, बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। इंक्रीज माने बढ़ना, हाईली माने बहुत ज्यादा। इन स्ट्रेस, तनाव की स्थिति में ये सब चीजें होती, और ये सब चीजें ज्यादा समय तक शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। कभी थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा कुछ हो तो शरीर में तनाव आता है तो ये सब हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बहुत लंबे समय तक यदि तनाव की स्थिति रहती है शरीर में तो वो बहुत नुकसानदायक है। शैलो ब्रीथिंग, स्लोइंग डाउन मेटाबॉलिज्म, शैलो ब्रीथिंग, ये जो सांस फूलना जब तनाव की स्थिति होती है और ये सब चीजें होती हैं तो श्वास की जो प्रक्रिया है ना ब्रीथिंग की, वो भी नियंत्रित नहीं रहती। तो ऐसी स्थिति में स्लोइंग मेटाबॉलिज्म, शरीर का जो उपापचयी क्रियाएं हैं, भोजन पाचन करने की जो क्रियाएं हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाती है, उपापचयी क्रियाएं, वो भी स्लोइंग डाउन, वो भी मंद पड़ जाती है। तो ये सारी समस्याएं इसमें आती हैं। हाँ, आगे देखिए 5वें क्वेश्चन को देखिए, वाई इज कॉर्टिसोल गुड? कॉर्टिसोल हार्मोन है, तो ये लेसन में इस बात का जिक्र आया है कि कॉर्टिसोल एक नॉर्मल लेवल तक जब शरीर में रहता है तो बहुत फायदे वाला होता है। तो वाई इज कॉर्टिसोल गुड? कॉर्टिसोल अच्छा क्यों है? वाई इज क्यों है कॉर्टिसोल हार्मोन गुड, अच्छा, फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए? तो कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर के लिए अच्छा क्यों है? तो आंसर में आइए, कॉर्टिसोल इज ए हार्मोन, कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, इट इज गुड, ये अच्छा है, फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए, एट नॉर्मल लेवल, एक सामान्य स्तर तक, एट नॉर्मल लेवल, एक सामान्य स्तर तक कॉर्टिसोल हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, एक सामान्य स्तर तक बना रहे तो अच्छा होता है। इट हेल्प्स, ये मदद करता है, टू मेंटेन बॉडी एक्टिव, मेंटेन माने बनाए रखने में, बॉडी माने शरीर को, एक्टिव माने सक्रिय, शरीर को सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है। हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी एक्टिव, शरीर को सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है। एंड रेगुलेट्स, और नियंत्रित करता है, रेगुलेट्स माने नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाओं को, शरीर की जो उपापचयी क्रिया होती है उसको नियंत्रित करता है। एंड ब्लड प्रेशर और रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। यदि ये नॉर्मल लेवल में होता है तो शरीर को एक्टिव बनाए रखता है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म को यानी कि उपापचयी क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। एंड ब्लड प्रेशर और रक्तचाप को भी सही बनाए रखता है। इसके बाद में आइए 6 क्वेश्चन में, अगले छठे प्रश्न में आइए, डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए, द इम्पैक्ट, प्रभाव का, ऑफ हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल की जो हाई लेवल, ऊंचा स्तर होने पर, हाई लेवल माने ऊंचा स्तर, देखो यहाँ तो सामान्य कॉर्टिसोल नॉर्मल लेवल पे तो अच्छा है, लेकिन हाई लेवल पे होने पे अच्छा नहीं। तो हाई लेवल का क्वेश्चन भी है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट, उस प्रभाव का वर्णन कीजिए, ऑफ हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल का जो उच्च स्तर हो जाता है उसका जो प्रभाव शरीर पर पड़ता है, ऑन आवर बॉडी, हमारे शरीर पर कॉर्टिसोल के उच्च स्तर का जो प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन कीजिए, उसके बारे में बताइए, डिस्क्राइब माने बताइए या वर्णन कीजिए। तो देखिए क्या है आंसर, द हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल की उच्च स्तर, हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल का उच्च स्तर, कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम, कैन सप्रेस माने दबा सकता है, प्रभावित कर सकता है, कैन सप्रेस दबा सकता है, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, हमारे शरीर की जो हमें स्वस्थ रहने की क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उससे कॉर्टिसोल का जो हाई लेवल होता है वो प्रभावित कर सकता है, उसे दबा सकता है। इट कैन कॉज
स्लीपिंग सिकनेस इसके कारण से हो सकती है, इट कैन कॉज स्लीपिंग सिकनेस, नींद की बीमारी, इसके कारण से नींद की बीमारी भी हो सकती है। जब ये हाई लेवल का हो जाता है तो नींद, इंसोम्निया शब्द आया था पहले 1 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि जब ये हाई लेवल का हो जाता है तो नींद की बीमारी हो जाती है। इससे नींद शुरू में आती नहीं है, बाद में ज़्यादा आती है, ऐसी कुछ स्थिति बनती है। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, और भूख नहीं लगने की बीमारी हो जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख जो लगनी चाहिए सही समय पर वो नहीं लगती। तो हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल के कितने नुकसान हैं? ये हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है, ये स्लीपिंग सिकनेस की स्थिति उत्पन्न कर देता है, नींद की बीमारी की स्थिति उत्पन्न कर देता है। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, और भूख नहीं लगती जब इसकी मात्रा ऊंची हो जाती है। और भी है, इट्स हाई लेवल कैन ऑल्सो इंक्रीज, इसका उच्च स्तर, इट्स हाई लेवल कैन ऑल्सो इंक्रीज, बढ़ा सकता है, इसका उच्च स्तर बढ़ा सकता है हार्ट रेट, दिल की धड़कन को भी बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को भी बढ़ा सकता है, इन दोनों को भी बढ़ा सकता है। इसका उच्च स्तर कैन ऑल्सो इंक्रीज हार्ट रेट, इसका उच्च स्तर कैन ऑल्सो इंक्रीज हार्ट रेट, हमारे दिल की धड़कन भी बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को भी बढ़ा सकता है। कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, ये दोनों कॉर्टिसोल के सह उत्पाद हैं। अर्थात कॉर्टिसोल की मात्रा अधिक बढ़ती है, शरीर में हाई लेवल जाता है तो ये दो उत्पाद और उत्पन्न होते हैं जो कतई अच्छे नहीं होते। कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड रिजल्टिंग, इनका परिणाम होता है इन हार्ट अटैक के रूप में इनका परिणाम निकलता है। तो ये दोनों ही ठीक नहीं होते शरीर के लिए। हाँ देखिए, इस 7वें क्वेश्चन को देखिए, हाउ कैन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बी एक्टिवेटेड, कैन बी एक्टिवेटेड, इसको देखिए, कैन बी एक्टिवेटेड, सक्रिय किया जा सकता है। हाउ, किस प्रकार से, कैन बी एक्टिवेटेड, सक्रिय किया जा सकता है। हाउ, किस प्रकार से, किसे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको तो इसी नाम से बोला जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को किस प्रकार से शरीर में एक्टिवेट किया जा सकता है, सक्रिय किया जा सकता है। तो पाठ को यदि पढ़ा है ठीक से और आपको ध्यान है तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बाद की स्थिति है। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक आदेश, एक कमांड मिलती है शरीर को कि फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भाग जाओ। लेकिन इतना ही नहीं होता, उसके साथ शरीर में और भी परिवर्तन होते हैं। रक्तचाप बढ़ जाता है, यानी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होता है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन लेखक का ये कहना है कि ये सारी चीजें शरीर के लिए अधिक समय तक ठीक नहीं होती। वापस शरीर को सामान्य स्थिति में लाने के लिए शरीर के अंदर एक दूसरी व्यवस्था तुरंत एक्टिवेट होती है और उस व्यवस्था का नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हुआ था तब तो शरीर को कमांड मिली थी कि फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भाग जाओ। लेकिन अब तनाव की स्थिति खत्म हो गई, वो जो थ्रेट था, वो जो कोई खतरा था वो टल गया, फिर भी शरीर सामान्य स्थिति में नहीं आया तो शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। अब उसको सामान्य स्थिति में लाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम एक्टिवेट खुद भी कर सकते हैं। स्वतः इसको अपने आप एक्टिवेट होने में समय लग जाता है, लेकिन हम स्वयं भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, स्वयं भी इसको सक्रिय कर सकते हैं। तो कैसे सक्रिय किया जा सकता है, यही पूछा है। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है बिकम्स एक्टिवेटेड, सक्रिय हो जाता है, बिकम्स मानी हो जाता है, एक्टिवेटेड मानी सक्रिय, यानी योगा की मदद से कर सकते हैं। योगा की मदद से हम ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जल्दी एक्टिव कर सकते हैं। तो बिकम्स एक्टिवेटेड, ये सक्रिय हो जाता है व्हेन द थ्रेट एंड स्ट्रेसर, जब, व्हेन मानी जब, द थ्रेट मानी खतरा, एंड स्ट्रेसर या तनाव उत्पन्न करने वाला कोई कारक
यानी कोई खतरा और या तनाव उत्पन्न करने वाला कोई कारक हैज पास्ट गुजर चुका होता है। हैज पास्ट मानी गुजर चुका होता है, जा चुका होता है। यानी जो खतरा उत्पन्न हुआ था और खतरा उत्पन्न होते सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी में एक्टिवेट हुआ था, अब वो खतरा तो टल गया और उसके टलने के बाद ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाता है, जागृत हो ये सक्रिय हो जाता है। लेकिन हम इसे स्वतः सक्रिय होता है तो बहुत समय ले लेता है। कहना ये है लेखक का कि यदि हमारा योगा में विश्वास है तो हम इसे जल्दी भी कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं। यानी कि श्वास फूल रही है, श्वास को रोकना, लंबी श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, ये प्राणायाम द्वारा भी संभव। इट कैन बी एक्टिवेटेड, इसे सक्रिय किया जा सकता है। कैन बी एक्टिवेटेड, इसे सक्रिय किया जा सकता है बाय डीपेनिंग, डीप मानी गहरा होता है, डीपेनिंग द ब्रीथ, गहरी श्वास लेकर, डीपेनिंग द ब्रीथ, गहरी श्वास लेकर, एंड बाय रिलैक्सिंग स्केलेटल मसल्स, और मांसपेशियों को ढीला छोड़कर। रिलैक्सिंग माने ढीला छोड़ना, आराम की स्थिति में लाना, मांसपेशियों को आराम की स्थिति में लाकर, स्केलेटल मसल्स माने मांसपेशियों को आराम की स्थिति में लाकर। मेन बात तो श्वसन क्रिया से जुड़ी हुई है। हम गहरी श्वास लेके इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारी मांसपेशियों में भी हम थोड़ा आराम की स्थिति में लाएंगे, उनको थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे, थोड़ा सा हम व्यायाम किसी पोजीशन में लाएंगे अपनी मांसपेशियों को, तो निश्चित रूप से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में जल्दी एक्टिव हो जाएगा। तो ये हो गए